good evening all of you. My name is Sonu Kumar, and if you're watching my video first time, then subscribe my channel and press the bell icon. So today we will discuss about mower scheme. mower scheme already हम डिस्कस कर चुके अपने लास्ट वीडियो में. तो एक थे उन्होंने कमेंट किया था एंड कमेंट करने के बाद जस्ट डिलीट कर जाता. आई डोंट नो हाउ कि मतलब एज ए एक्सपोर्टर या एज ए बिजनेस मैन वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन मोवर स्कीम इन इंडिया. देन हाउ कैन आई हाउ कैन वी स्केप या अवॉइड GST फ्रॉम दैट. मतलब कि हम इंडिया के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर्ड हैं और मोवर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है. तो जो भी हम आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट्स करते हैं देन में इसको हम डोमेस्टिक सेल करते हैं या एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो GST होता है उससे हम मतलब कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे डेफर कर सकते हैं, कैसे उसको वेव कर सकते हैं. तो हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया था पूरा मोवर स्कीम के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी. उसमें हमने पूरा का पूरा मोवर स्कीम के बारे में डिस्कस किया था कि मोवर स्कीम है क्या, किसके लिए है और उसका प्रोसेस क्या है और क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. दैट ओवरऑल हम उसके अंदर डिस्कस किया था. देन फिर भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि अगर हम मोवर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भी हम जो अपना सेल्स करते हैं, अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है जो हमने आउट ऑफ इंडिया से जो हमने इंपोर्ट किया उसमें GST से कैसे बचा जा सकता है. तो सेम केस एक हमारे भी फ्रेंड्स की थी प्रॉब्लम. एक्चुअली वो क्या है कि वो भी आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और देन वो लोकल कंजम्पशन के लिए किसी इंडियन रजिस्टर्ड पार्टी कोई जो कि वो भी रेगुलर है रजिस्टर्ड है GST के अंदर उसको वो सेल करते हैं. ठीक है. तो उन्हीं केस में भी यही था कि स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि अपना GST का इन्वॉइस रेज करते थे जो भी मतलब इंपोर्ट किया उसको फिर जो अगर रीसेल करते थे तो उसमें भी वो टैक्स इन्वॉइस बनाते थे विद इन GST इन्वॉइस. ठीक है. तो उसमें क्या था कि उन्होंने फिर बीच में फिर डिस्कस किया कि मतलब उन्होंने क्या हुआ कि GST को मतलब हटा दिया. मतलब वो GST के अंदर इन्वॉइस रेज नहीं करते थे फिर एज ए बिल ऑफ सप्लाई कि सिर्फ हम माल को सप्लाई करते हैं मतलब गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका एक बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे हम, GST इन्वॉइस नहीं बनाएंगे. बट वो मूवर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे. तो उस केस में क्या था, उन केस में ये था कि वो GST से बच गए थे. तो उसमें रीज़न ये था कि कैसे बचे थे. उसका रीज़न ये था कि जो उनका CHA में जो आपका कस्टम एजेंट्स जो होते हैं, कस्टम एजेंट्स क्या कहते हैं आपके जो होते हैं एज ए मिडल मैन काम करते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर के, जो कस्टम्स के और आपके जो बिजनेस है आपके बीच में एक मिडल मैन का मीडिएटर का काम करते हैं. जो भी आपकी शिपमेंट्स हैं या आपके क्या कहते हैं बिल ऑफ एंट्रीज़ हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर बिल ऑफ शिपिंग बिल्स हैं या शिपमेंट है तो उसके बीच में जो डील करते हैं वो सब कस्टम से वो आपके CHA ही करता है. ठीक है. आपके शिपमेंट से लेके आपके जो भी है ये सारे काम आपके CHA देखते हैं और वो एक कस्टम के अंदर लाइसेंस रजिस्टर्ड के अंदर होते हैं. ठीक है. तो उस केस में क्या है कि उनका जो CHA था, हमारे जो ऑफिस के क्लाइंट थे उनका जो CHA था वो CHA GST के अंदर रजिस्टर्ड था बट वो GST के अंदर एज ए SEZ के अंदर रजिस्टर्ड था. SEZ मीन्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होते हैं जो अपना क्या कहते हैं एक्सपोर्ट डीम एक्सपोर्ट्स जो सेल्स करते हैं मतलब विद अमाउंट ऑफ GST विदाउट पेमेंट ऑफ GST विद पेमेंट. तो उसमें GST से वो इसलिए बच गए थे क्योंकि जो वो इंपोर्ट्स करते थे आउट ऑफ इंडिया से तो वो अपने CHA के थ्रू करते थे. उनका जो मिडल मैन जो मीडिएटर था CHA, तो वो जो गुड्स इंपोर्ट करते थे वो डायरेक्ट कंपनी के गोडाउन्स कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे ना लाकर उसको जो उनका CHA का कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस था उसके अंदर उसको स्टोर करते थे और उसके ऊपर जो बिल ऑफ एंट्री होती थी जो उनकी इंपोर्ट्स होती उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी उसके ऊपर जो GST था वो उनका डेफर हो जाता था. कब तक का, जब तक कि वो क्या कहते हैं कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस से निकल कर एज ए DTA के अंदर नहीं आ जाता.
मीन्स कि जब तक वो उस गुड्स को जो ना इंपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया से, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके आप उसको लोकल कंजम्पशन के लिए या फिर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से आप बॉन्डेड कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस से नहीं निकालते, तब तक के लिए उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी होती है डेफर हो जाती है। अब मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर ये कस्टम ड्यूटी जो होती है वो डेफर हो जाती है, वेव नहीं होता, एग्जाम नहीं होते। एग्जाम किस केस में होती है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया। एग्जाम उस केस में होती है कि जो मैंने इंपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया से और मैं उसको स्टोर करता हूँ कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में, देन उसके अंदर कोई ऑपरेशंस करते हैं कि उसको हम मैन्युफैक्चर करके उसको कोई फिनिश गुड में कन्वर्ट करके देन हम उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लोकल कंजम्पशन नहीं, मतलब इंडिया के अंदर सेल नहीं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। तो उसके अंदर जो क्या होता है, हमारा जो इंपोर्ट पे जो हमने कस्टम ड्यूटी होती वो हमारी वेव हो जाती है, एग्जेम्प्ट होता है, जो हमें पे नहीं करनी होती। बट अगर वही गुड्स हम मैन्युफैक्चर करके कोई फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करके वापस लोकल कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक सेल करते तो हमें फिर वो जो उस पर कस्टम ड्यूटी वो पे करना होता है। और अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमने अगर कस्टम ड्यूटी हमारा वो क्या कहते हैं एज ए एग्जाम्पल ऐसे वेव ऑफ हो जाता है। तो जो बिल ऑफ एंट्री जो मीन जो आपके इम्पोर्ट के ऊपर जो आपने गवर्नमेंट को IGST पे किया है, GST टैक्स पे किया है, वो भी फिर आपको नहीं मिलेगा, उसका ITC आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करे तो उसका IGST का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता। ओके, तो बात कर रहे थे हम कि उसमें जो रेगुलर GST पे आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उसको फिर रीसेल करते हैं लोकल कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक सेल करते हैं या एक्सपोर्ट सेल करते हैं, उसके ऊपर जो GST उसे कैसे मतलब कैसे आप उसको बच सकते, कैसे उससे उसको GST आपको लायबिलिटी जो आपके ऊपर ना लगे, आप पे नहीं करें। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा भी CHA जो इम्पोर्टर एक्सपोर्ट के बीच एज ए मीडिएटर काम करता है, तो मैंने कभी एक केस बताया अपने हमारे ऑफिस के क्लाइंट है उनका, कि उनका जो CHA था वो GST के अंदर एज ए SEZ के अंदर रजिस्टर्ड था, और वो जो इंपोर्ट करते थे वो कंपनी के वेयर हाउस, कंपनी के गोडाउन में गुड्स को ना स्टोर ना करके डायरेक्टली उसी CHA के जो उनका कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस को उसके अंदर उसको स्टोर करते थे, देन वहाँ से वापस उसको DT के अंदर ट्रांसफ़र करते थे। मीन्स लोकल कंजम्पशन या डोमेस्टिक सेल या एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से। तो उसके ऊपर जो GST उनका वो वेव ऑफ हो जाता था, मतलब वो उस पर GST चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो उनका CHA जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उनका CHA है वो SEZ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो बिल ऑफ एंट्री बनती है वो आपकी रेगुलर टैक्स बिल की बिल ऑफ एंट्री नहीं बनती। जो आपने इम्पोर्ट्स को किया है, जो इम्पोर्ट्स गुड्स किए हैं, उसकी जो बिल ऑफ एंट्री बनती है उस पर सब कुछ एज इट इज मेंशन होता है, कस्टम ड्यूटी मेंशन होती है, उस पर IGST मेंशन होता है जो आपको पे करना है, जो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। बट उसके ऊपर रेगुलर टैक्स पर ऐसे मेंशन नहीं होता, उस पर Z टाइप की आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है। मीन्स कि वो SEZ के अंदर इम्पोर्ट हुआ है, तो वो डायरेक्ट आपकी कंपनी के अंदर ना कर, आपके वेयर हाउस के अंदर ना कर, आपके CHA के बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर वो स्टोर होता है। देन वहाँ से वो लोकल कंजम्पशन या डोमेस्टिक सेल के लिए वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और जिस कंपनी को जिस कस्टमर को आगे वो सेल कर रहे थे उसको वो कंपनी एज ए उसको डोमेस्टिक सेल ना करके, गुड्स को ऐसे लोकल कंजम्पशन में यूज़ ना करके डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट करते थे उसको। तो इस केस में ये होता है कि जो हमारे ऊपर GST चार्ज होना है, जो मुझे GST लायबिलिटी पे करनी है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी GST लायबिलिटी को बचा सकते हैं। इससे फिर आपकी GST लायबिलिटी नहीं बनती। देन क्वेश्चन ये है कि फिर हमारा जो इनवॉइस है मैं कैसे बनाऊँगा, मतलब मैं अपनी सेल्स कैसे बुक करूँ, मतलब मैं अपनी इंपोर्ट परचेज तो कर रहा हूँ, इंपोर्ट्स बुक करता हूँ, तो मैंने अपनी सेल कैसे बुक करूँ? तो सेल इस केस में आपकी BOS मीन्स बिल ऑफ सप्लाई, सिर्फ आप वो गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी आपकी एक बिल ऑफ सप्लाई बनती है जो कि आपकी GST के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। देन आप उसको GST में अपने डिक्लेयर करोगे तो आज की आपको एज ए एग्जेम्प्ट सेल के अंदर डिक्लेयर करनी होती है। तो उस केस में आप GST का टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करते, उस केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई के अंडर वो जो गुड्स है ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने, जिसको भी आप आगे रीसेल कर रहे हैं उसको, चाहे वो डोमेस्टिक सेल है या फिर एक्सपोर्ट सेल है। तो उस केस में आपका क्या है वो GST जो है
वो एग्जाम्प्ट केस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी बुक्स के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी सेल है, जो आउटपुट सप्लाई है, तो उसे एज एग्जाम जीएसटी के अंदर उसको हम बुक कर सकते हैं, बुक करना होगा। तो ये होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि अगर मैं मूवर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम रजिस्टर्ड एज ए रेगुलर टैक्स पेयर and I import from out abroad, I means from out of India, then resell same goods from local companies and domestic sale, तो मेरे ऊपर जो जीएसटी है वो बिल्कुल लायबल होगा। आपको जीएसटी के साथ इनवॉइस रेज करना होगा, बट किस केस में नहीं करना होगा मैंने आपको बता दिया कि जो इम्पोर्टर का जो CHA है वो अगर SEZ के अंदर या किसी अदर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और वो स्टोर को आपके सीधे आपके वेयर हाउस पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में लाकर वो अपने जो उनका कस्टमर का बॉन्डेड वेयर हाउस उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर वो कोई भी ऑपरेशंस करके मैन्युफैक्चर को कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर वहाँ से वो डायरेक्ट उसको DTA के अंदर ट्रांसफ़र करके उसको डोमेस्टिक सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो GST होता है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। देन आपको जो अपने बुक्स में आपको जो रेवेन्यू बुक करोगे, जो आप सेल्स बुक करोगे एज ए बिल ऑफ सप्लाई मीन्स एज ए एग्जाम्ड GST विदाउट GST के अंदर होगा और ऐसे आपका GST के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये है कि मूवर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड ना होते हुए भी एज ए रेगुलर टैक्स पर रजिस्टर्ड होने के बाद भी हम GST को कैसे अपनी बचा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ ये है आपको जो एज ए क्या कहते हैं जो मैंने बताई कुछ ये आपको फॉलो इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर। देन ये आपके अंदर वो GST जो एग्जाम्प्ट होता है उसके अंदर फिर आप एज ए बिल ऑफ सप्लाई इसको सेल बुक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अभी कोई आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, या मैंने कुछ गलत बताया उसमें कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, कुछ भी पॉइंट्स हैं जो मैंने गलत बोले हों या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है या कुछ क्लियर है 50% आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होता, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले जो मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं कुछ आगे शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी नॉलेज कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो सही है या गलत, तो उसे कमेंट करें। अगर भी आपके वीडियो काम के तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके ऐसे रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वेंडर्स हैं जिनको इस तरह की वीडियो चाहिए जो उसको बारे में जिसको उसकी ज़रूरत है उसको आगे शेयर करें। ओके, देन थैंक यू एंड गुड इवनिंग।